Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Mane right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। कंपनी के पास काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, उससे सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है कि डाटा सही है या गलत। अब मान लीजिए कंपनी को डाटा चाहिए किसी और फॉर्मेट में और डाटा मिला है दूसरे कोई फॉर्मेट में, तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में कंपनी को चाहिए। उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग होती है, उससे रिपोर्ट्स बनाई जाती है। अब रिपोर्टिंग बन गई। रिपोर्टिंग बनने के बाद क्या किया जाता है, डाटा को, रिपोर्ट्स को हम कहेंगे, प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट को। अब वहाँ से फिर डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस चला, ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। देखिए, ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस के बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है, रिपोर्ट्स जो बनती है वो मैनेजमेंट देखती है और वो कंपनी के आगे डिसीजन लेते हैं कि कंपनी आगे किस तरीके से क्या चेंजेस कंपनी लाएगी। तो जो डिसीजन मेकिंग है कंपनी की, वो टिकी होती है इस प्रोसेस पे। काफ़ी क्रूशियल रोल ये प्रोसेस प्ले करता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग जो है वो सही से नहीं हो सकती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। जैसे मैंने बात करी थी, पहला होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, उसके बाद होता है डाटा वैलिडेशन, चेक करते हैं कंपनी की डाटा सही है या गलत है। उसके बाद होता है प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट्स। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस में, वो होता है एक्यूरेसी। मान लीजिए कंपनी ने डिसीजन लेना है, जो होता है, जो कंपनी डिसीजन लेती है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस से जो रिपोर्ट्स बनती हैं उनके ऊपर। अब मान लीजिए वो डाटा जो जिससे रिपोर्ट्स बनी है वो इनएक्यूरेट था, सही नहीं था, तो डिसीजन सही नहीं लिए जा सकते। एक्यूरेसी सबसे बड़ा चैलेंज है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस का। दूसरा चैलेंज होता है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स। अब एक कंपनी में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो डाटा जो है कलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, एक्यूरेट डाटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ डाटा गलत हो सकता है। ये भी एक चैलेंज होता है कंपनी के ऊपर, कभी कभी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में अच्छा ना हो, उस वजह से रिपोर्टिंग सही नहीं बन पाती। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए एक कंपनी जो है 10 लाख रुपए की एक एसेट खरीदती है, 10 साल तक उसको यूज़ करती है। अब 10 साल तक वो डेप्रिसिएशन लगाती जाती है, 10 साल बाद उसकी वो वैल्यू लगाती है 10,000। तो ये तो होती है बुक वैल्यू। अब कंपनी उसको बेचने के लिए जाती है मार्केट में, तो जो बायर है वो 8,000 रुपये देने को एग्री होता है। तो ये है मार्केट वैल्यू। तो फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो किसी भी इन्फ्लुएंस में ना हो, चाहे वो बायर साइड से है या वो सेलर साइड से। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कंपनी बेचने निकली उस एसेट को 10,000 रुपये की जिसकी बुक वैल्यू है। अब कोई कंपनी का ही पर्सन कहता है कि ये 2,000 रुपये में मुझे दे दो और मार्केट वैल्यू इसकी 2,000 दिखा दो। तो एक इन्फ्लुएंस हो गया किसके साइड से? बायर साइड से। कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ऐसी जो मार्केट वैल्यू होती है जो एकदम फेयर है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे हमने बात करी थी, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज इंटर कंपनी रिकंसिलिएशन। मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी क्या होती है, वीडियो में आगे बात करेंगे। उसकी काफ़ी सारी सब्सिडरीज कंपनी है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस की रिकंसिलिएशन की जाएगी कि वो सही है या नहीं है, इसको हम कहते हैं इंटर कंपनी रिकंसिलिएशन। मतलब एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी सारी सब्सिडरी है, उन सब की जब हम चेक करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करते हैं, तो ऐसी रिकंसिलिएशन को कहते हैं इंटर कंपनी रिकंसिलिएशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब मान लीजिए एक पेरेंट कंपनी है और उसकी कुछ सब्सिडरीज कंपनी है। सबकी बैलेंस शीट ऐसे बनाना जैसे एक ही कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, तो ऐसी बैलेंस शीट को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ध्यान से समझिए,
एक पेरेंट कंपनी है और उसकी कुछ सब्सिडरीज हैं, सबकी बैलेंस शीट को एक ही तरीके से बनाना, एक ही जगह पे बनाना, ऐसे बनाना, सबको कंबाइन करके एक तरीके से हम कहेंगे तो उसे हम कहते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कई कंपनियों की इसमें एक साथ होती है, जैसे पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पेरेंट कंपनी क्या होती है, व्हाट इज पेरेंट कंपनी। अब एक पेरेंट कंपनी उसे हम कहते हैं जो कुछ सब्सिडरी कंपनी है उसके काफ़ी ज़्यादा शेयर्स उसके पास है, मोर देन 50% है, मान लीजिए 80% है, 70% है, और दूसरी कंपनी है उसके सारे डिसीजन, सारा कुछ डिपेंड करता है इस पेरेंट कंपनी पे। तो ऐसी जो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी के डिसीजन बना रही है और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स उस कंपनी के पास हैं दूसरी कंपनीज के, तो उस कंपनी को हम कहते हैं पेरेंट कंपनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा। इंटीग्रिटी से मतलब आता है कि डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, गलत डाटा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट डाटा नहीं होना चाहिए। और इसमें होता है कि एक तो एक्यूरेट हो गया, एक हो गया कंप्लीट होना चाहिए, एक होता है कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है थोड़ा सा डाटा मिला उसके बाद डाटा नहीं मिला, एक कंसिस्टेंट डाटा भी होना चाहिए। तो ये होती है फ्रेंड्स इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको समराइज करना, रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट रिलेटेड चीजें ये देखती है कि कॉस्ट किस में कितनी है, कॉस्ट से जो भी सारी चीजें होती हैं कि किस में कितनी कॉस्ट आ रही है, किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग देखती है। अब बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है। अगर हम सिंपलेस्ट वे में बात करें तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। कंपनी के जो डिसीजन है रिपोर्ट्स वगैरह देख के वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं वीडियो में आगे, व्हाट इज एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि जब कोई भी रिवेन्यू या एक्सपेंस जब भी हमारा ओकर होता है तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए, और रिवेन्यू जैसे ही हमें होता है कि ये रिवेन्यू हमें अचीव कर लिया, हमने अर्न कर लिया, रिवेन्यू व्हेन अर्नड, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए। तब रिकॉर्ड नहीं करना जब वो मिले, जब उसकी पेमेंट है। जैसे ही कोई एक्सपेंस ओकर हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो भी पे नहीं किया गया। और ऐसे ही कोई रिवेन्यू जैसे ही हमने अर्न किया है तो उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे अभी हमें वो मिला नहीं है। वहीं कैश बेसिस में क्या होता है, जब रिवेन्यू मिल जाता है, उसकी पेमेंट हो जाती है, तब रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ कोई एक्सपेंस है उसकी पेमेंट कर दी जाती है तब रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगला है, हाउ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस हेल्प्स इन ऑडिट। देखिए रिकॉर्ड टू रिपोर्ट से एक ट्रांसपेरेंसी आती है डाटा में। अब ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से ये काफ़ी मदद करता है ऑडिट में। क्यों? क्योंकि पूरा जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है हमें सामने दिख रहा होता है और एक्यूरेट होता है और कंप्लीट होता है। तो ऑडिट में काफ़ी मदद होती है, फटाफट देख सकते हैं कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे क्या चल रही हैं। काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस की वजह से। तो ये ऑडिट में काफ़ी इसी वजह से मदद करता है। वीडियो में आगे चलते हैं, व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स अगर हम बात करें तो एक तरीके से कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स इसको हम कह सकते हैं कि हर अकाउंट की कैटेगरी बना देता है लेजर में। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अलग से दिखा देगा कि डेप्रिसिएशन का इतना एक्सपेंस है, रिवेन्यू इतना है, अकाउंट्स पेबल इतना है। तो एक कैटेगरी वाइज ये सॉर्ट आउट कर देता है चीजों को, इसे हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगला है फ्रेंड्स, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। देखिए अगर हम बात करें एमोर्टाइजेशन को सिंपली वर्ड्स में समझने के लिए, इसे हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन है इनटेंजिबल एसेट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने 10 साल के लिए पेटेंट लिया, अब वो 10 साल बाद उसका पेटेंट जो है हट जाएगा, तो ये अमोर्टाइजेशन हुआ कि 10 साल तक उसके पेटेंट की वैल्यू है। तो इस तरीके की जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है उस पर डेप्रिसिएशन अगर हम कहें तो उसको हम अमोर्टाइजेशन कह सकते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वर्ड यूज करा कि इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन है, इसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अगला है फ्रेंड्स, इज रिजर्व एंड प्रोविजन सेम। ये काफी बार पूछा जाता है, काफी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रिजर्व का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कंपनी ने जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा बचा के रख दिया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है।
कोई ऐसी ओब्लिगेशन आ जाती है, कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाती है जो कंपनी को पे करनी पड़ती है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी बचा के रखती है, उसे हम कहते हैं रिजर्व। वहीं प्रोविजन क्या होता है, कंपनी मान लीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रख रही है, कंपनी को डाउट है कि इतना पैसा उसका डूब सकता है जो उसको रिसीव होना है उसमें से, तो एक अंदाजा लगाती है, एक प्रेडिक्शन लगाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोविजन। एक अंदाजा, एक प्रेडिक्शन ये होता है। वहीं रिजर्व प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कंपनी रखती है ताकि वो फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो उसको ओवरकम कर सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये दिखाती है कि कंपनी की इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितनी है। ये भी दिखाती है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। अगला है फ्रेंड्स, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जनरल लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जनरल लेजर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये जनरल लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। अगला है फ्रेंड्स, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाती है। काफी बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि लायबिलिटी साइड में ओनर्स की इक्विटी क्यों है। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट होता है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग अलग एंटिटी मानता है। अब वो ये मानता है कि जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, ये बिजनेस को कभी ना कभी तो बिजनेसमैन को देना ही पड़ेगा, तो ये भी लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी साइड में ओनर्स इक्विटी भी आती है। अगला है फ्रेंड्स, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाती है। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3 कैटेगरी में डिवाइड करके कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाती है। तो इससे काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि बिजनेस में, कंपनी में कैश का क्या इनफ्लो या आउटफ्लो है। दोनों चीज़ें ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिजनेस को बताती है। अगला है व्हाट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपने अकाउंट्स बना रही है, उसके अकाउंट से उसके बैंक में होने चाहिए 50 लाख रुपए, सपोज कीजिए आप। अब बैंक कहता है कि आपके अकाउंट में 50 लाख नहीं है, थोड़े कम है, तो वो रिकंसाइल करेगी अपने स्टेटमेंट को बैंक से, तो इसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें वो चेक करती है कंपनी की बैंक के रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसको टैली करती है अपने रिकॉर्ड्स से, तो इसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जो भी गलती होती है या जो भी किसी भी वजह से जो अमाउंट सेम नहीं आ रहा था, उसको चेक करके सॉल्व किया जाता है। बात करते हैं वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स टू वर्क इन रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। सबसे पहला आता है यहाँ पे एक्यूरेसी। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हाई एक्यूरेसी मेंटेन कर सके। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट होना चाहिए इसमें रिपोर्ट्स को। अगर रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है तो वो इम्पैक्ट कर सकती है बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को। दूसरा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपोर्टिंग बननी है तो एक्सेल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक्सेल की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है, काफ़ी वो आपको हेल्पफुल रहेंगी। और अटेंशन टू डिटेल इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग बनती है, काफ़ी लेंथी डाटा होता है, तो डिटेल में अटेंशन दे के उसको आराम से बनाया जाता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए किसी पर्सन में अगर वो काम करना चाहता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस में। अगला है व्हाट आर द रूल्स एसोसिएटेड विद पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का होता है फ्रेंड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। देखिए, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 एक्सपेक्ट होंगे, मतलब एक जगह डेबिट होगा तो एक जगह क्रेडिट भी होगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी क्या करती है, 50 शेयर के गुड्स बेच देती है क्रेडिट में, तो इसकी ट्रांजैक्शन की 2 एक्सपेक्ट होंगे। पहला, क्रेडिट में बेचा है तो अकाउंट्स रिसीवर अकाउंट डेबिट आएगा। दूसरा, सेल हुई है टू सेल्स अकाउंट, मतलब एक ट्रांजैक्शन थी उसके 2 एक्सपेक्ट हो गए। अकाउंट रिसीवर डेबिट साइड आया, क्रेडिट में बेचा था, और बेचा था इस वजह से टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड आया। अगला है फ्रेंड्स, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। देखिए, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस में आप इंटरेस्टेड क्यों है, कंपनी ये पूछ लेती है काफ़ी बार। तो आप ये बता सकते हैं कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस जो है काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है, तो आप इसमें काम करना चाहते हैं, और आप जो है एक्यूरेसी में काफ़ी बिलीव करते हैं। और एक्यूरेसी अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो आप दिखा सकते हैं कि मैं इस प्रोसेस में काम करके आया हूँ। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली दिखाएं। और कुछ अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज जैसे एक्सेल वगैरह है
तो आप दिखा सकते हैं कि मेरा जो स्किल सेट है वो इस प्रोसेस के साथ काफ़ी अलाइन करता है, तो मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड था पहले से ही, इसलिए मैंने स्किल डेवलप करें। तो ये काफ़ी अच्छा एक आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाई क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। ये फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं लेते, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को तो लेते हैं। बस यही इसका एक जवाब जो है छुपा हुआ है। देखिए, मान लीजिए कंपनी जो है बिजनेस करती है, जब वो ओपनिंग स्टॉक को लेती है इतना हमें पता है। अब क्लोजिंग को क्यों नहीं लेती ये हम पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। अब बिजनेस काम कर रही है, बिजनेस ने 20 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक मतलब लिया, तो उसके बाद वो करती गई बिजनेस करती गई। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसलिए नहीं लेगी क्योंकि जो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक है वही तो अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक होता है, इसलिए अगले महीने ओपनिंग स्टॉक ही ले जाता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले जाता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने ओपनिंग स्टॉक लिया पहले और बिजनेस किया, अब अगले महीने जो रिकॉर्ड्स बनाएगी तो ओपनिंग स्टॉक में जो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक है उसी को तो लेगी, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया जाता। ओपनिंग स्टॉक के नाम से ही शुरू में आता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी वही होता है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, क्योंकि पिछले महीने का जो एंड है वही अगले महीने की शुरुआत होती है। बात करते हैं व्हाट इज डिप्लीशन। अगर हम बात करें डिप्लीशन की, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन हम कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको निकाला जाता है। अब धीरे धीरे ओवर द टाइम वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑयल निकाला जा रहा है, माइनिंग करके कोई चीज़ निकाली जा रही है, कोई खनिज पदार्थ जैसे हम कहते हैं निकाले जा रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड सोर्सेज हैं। जैसे धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिप्लीशन। जैसे मान लीजिए आपके पास या किसी भी पर्सन के पास 2 लाख रुपए हैं, अब उसमें से वो कुछ निकाल लेता है, 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो 2 लाख नहीं हुए, अब 1,90,000 हो गए। ऐसे जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की जो कि लिमिटेड है, वो डिप्लीशन कहलाता है। अगला है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू यू विच प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऑर्डर टू कैश और पॉकेट टू पे। देखिए, प्रोसेस तीनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा की बात करें तो डेफिनेटली रिकॉर्ड टू रिपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो तीनों में सबसे बड़ा प्रोसेस है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है कंपनी की डिसीजन मेकिंग को, तो ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरी वजह यह भी है, इसमें रिपोर्ट्स बनाने के लिए डाटा वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, उसको वैलिडेट करना, उसको उस फॉर्मेट में लाना जिस फॉर्मेट में वो कंपनी को चाहिए, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी को डेफिनेटली बढ़ा देता है। तीनों में अगर हम बात करें, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगला है फ्रेंड्स, व्हाट इज डिबेंचर्स। देखिए, डिबेंचर को हम कह सकते हैं लोन। जैसे आपने सुना होगा कि इक्विटी, अभी है डिबेंचर्स। इक्विटी में क्या होता है, कंपनी कुछ शेयर होल्डिंग देती है किसी पर्सन को और या किसी कंपनी को और पैसा लेती है। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। कंपनी क्या करती है, शेयर नहीं देती, इंटरेस्ट देती है। मान लीजिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी ने किसी कंपनी से पैसे लिए कोई इंटरेस्ट रेट पे, अब कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी उस पैसे पर जो कंपनी ने लिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 सोल्ड इन कैश। देखिए, कैश में सोल्ड किए गए हैं, कैश अकाउंट डेबिट साइड आएगा 50 रुपये से, 50,000 रुपीज से सेल किए गए हैं गुड्स टू सेल्स अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 अमाउंट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, व्हाई वी कंसीडर डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस। देखिए, अब काफ़ी बार पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस क्यों माना जाता है। अब उसमें हम कुछ पे तो नहीं करते कि इतना हमारा खर्चा हो रहा है, फिर भी एक्सपेंस है, ऐसा क्यों है। एक वर्ड है नॉन कैश एक्सपेंस, वही डेप्रिसिएशन है। कहने का ये मतलब है डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कोई कैश इसमें पे नहीं किया जाता। कंपनी ने फॉर एग्जांपल एक मशीन ली 20 लाख रुपए की, 10 साल में उसकी वैल्यू वेयर एंड टीयर से, यूज से कम होती जा रही है, तो जो वैल्यू कम होती जा रही है वो डेप्रिसिएशन है, कोई कैश इसमें पे नहीं कर रही कंपनी, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।